नमस्कार। आज हम एक ऐसे मामले की थोड़ी गहराई में जा रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। जी हाँ, ये तमिलनाडु सरकार और केंद्र सरकार के बीच का टकराव है। बिल्कुल। मुद्दा है शिक्षा से जुड़ी फंडिंग का, जो रुकी हुई है, और इसमें भाषा नीति का भी एक एंगल है। हाँ, काफी पेचीदा मामला है। हमने इसके लिए कई न्यूज रिपोर्ट्स और पॉलिसी एनालिसिस देखे हैं। कोशिश रहेगी कि इसे आसान शब्दों में समझें। और दोनों पक्षों की दलीलें क्या हैं, वो भी देखें। हाँ, और ये भी कि केंद्र राज्य संबंधों के लिहाज से इसके क्या मायने निकलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो ये मामला असल में है क्या? ये जो समग्र शिक्षा अभियान है, हाँ, जो स्कूलों के लिए केंद्र की बड़ी योजना है, प्री स्कूल से 12वीं तक। हाँ, उसी से जुड़ा है। तमिलनाडु कह रहा है कि केंद्र ने इस स्कीम के तहत उनके हिस्से के पैसे रोक लिए। और रकम भी कोई छोटी नहीं है, करीब 2151 करोड़ रुपए। बाप रे! तो इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट गए? जी हाँ, बिल्कुल। उनका कहना है कि ये फंड रिलीज होना चाहिए। लेकिन तमिलनाडु के मुताबिक केंद्रीय फंड रोक क्यों रहा है? उनका क्या कहना है? देखिए, तमिलनाडु का आरोप ये है कि केंद्र सरकार ये पैसा इसलिए नहीं दे रही क्योंकि राज्य उनकी मतलब केंद्र की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 अच्छा। और साथ ही जो PM श्री स्कूल योजना है उसे पूरी तरह से लागू नहीं कर रहा है। और इसमें भी वो भाषा वाला मुद्दा है शायद। हाँ, बिल्कुल। खासकर NEP का जो त्रिभाषा फॉर्मूला है वो तमिलनाडु को मंजूर नहीं। मतलब जिसमें अंग्रेजी और राज्य की भाषा के अलावा एक और भारतीय भाषा सीखनी है। जी, तमिलनाडु को लगता है कि ये हिंदी थोपने की एक कोशिश है। वो अपनी पुरानी 2 भाषा नीति पर ही टिके रहना चाहते हैं, तमिल और अंग्रेजी। ये तो वहाँ काफी संवेदनशील मुद्दा रहा है हमेशा से। बिल्कुल। दूसरी तरफ केंद्र सरकार कहती है कि ऐसा नहीं है। वो कह रहे हैं कि त्रिभाषा फॉर्मूला हिंदी थोपने के लिए नहीं, बल्कि सभी भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए है। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ पैसों की बात नहीं रही है, तो अब सिद्धांतों और नीतियों की लड़ाई बन गई है। सही कहा। तो तमिलनाडु इसे कानूनी तौर पर कैसे पेश कर रहा है कोर्ट में? उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 131 का इस्तेमाल किया है। अनुच्छेद 131 वो क्या है? वो अनुच्छेद केंद्र और राज्यों के बीच या राज्यों के आपस के विवादों को सीधे सुप्रीम कोर्ट ले जाने की इजाजत देता है। अच्छा, तो वो कह रहा है कि ये केंद्र राज्य का विवाद है। हाँ, और उनका तर्क ये है कि फंड को NEP और PM श्री जैसी योजनाओं से जोड़ना ये एक तरह से सहकारी संघवाद के खिलाफ है। सहकारी संघवाद मतलब मिलजुल कर काम करने वाला ढांचा। बिल्कुल। और ये राज्यों की अपनी स्वायत्तता मतलब अपने फैसले लेने के अधिकार पर भी चोट है। वो कह रहे हैं कि ये शर्तें लगाना जबरदस्ती है। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े नजरिए से देखें ना, हाँ, तो ये केंद्र और राज्यों के बीच जो पैसों के बंटवारे को लेकर तनाव रहता है अक्सर, हाँ वो तो रहता ही है। ये उसी की एक कड़ी है। देखिए, संविधान में टैक्स लगाने और पैसे बांटने का एक सिस्टम तो है जी, पर कई बार राज्य केंद्र से मिलने वाली ग्रांट्स पर मतलब मदद पर काफी निर्भर करते हैं। और केंद्र उन ग्रांट्स के साथ शर्तें लगा सकता है। हाँ, बिल्कुल। अनुच्छेद 275 या 282 के तहत जो ग्रांट्स मिलती हैं उनके साथ शर्तें जुड़ सकती हैं और यहीं पर कभी-कभी बात बिगड़ जाती है। और वो उधार लेने वाली सीमा का भी कुछ चक्कर है। हाँ, वो FRBM एक्ट के तहत राज्यों के उधार लेने की एक सीमा होती है। नेट बोरोइंग सीलिंग कहते हैं उसे। ताकि खर्च काबू में रहे। जी, उसको लेकर भी केंद्र और राज्यों में मतभेद हो जाते हैं, जैसे हाल में केरला वाले मामले में हुआ था। अच्छा, तो ये सब तो हुआ, लेकिन अभी तमिलनाडु में इस रुके हुए फंड का क्या असर दिख रहा है? देखिए, एक रिपोर्ट बता रही है कि फंड्स रुके होने से वहां टीचर्स और दूसरे स्टाफ की सैलरी में दिक्कतें आ सकती हैं। ओह, तो इसका असर तो सीधा पढ़ाई पर पड़ेगा फिर। EAB ने तमिलनाडु के प्रस्ताव को फरवरी 2024 में ही मंजूरी दे दी थी। फरवरी 2024 में? और अभी तक फंड नहीं मिला? हाँ, रिपोर्ट के मुताबिक मई 2025 तक भी फंड जारी नहीं हुआ था। तो ये जो देरी है, ये जमीन पर मुश्किलें पैदा कर रही है। ये तो गड़बड़ है। इस सबसे मां एक बड़ा सवाल उठता है क्या? कि हमारे संघीय ढांचे में मतलब फेडरल सिस्टम में शक्ति का संतुलन कैसे काम करता है। खासकर तब जब नीतियां लागू करने या पैसे बांटने पर केंद्र और राज्य में सहमति ना हो। बिल्कुल, स्थिति काफी जटिल है। देखिए, केंद्र को राष्ट्रीय स्तर पर एकरूपता और वित्तीय अनुशासन भी देखना है। हाँ, उनकी भी अपनी जिम्मेदारियां हैं। और राज्यों को अपनी स्वायत्तता और अपनी स्थानीय जरूरतें देखनी होती हैं। तो संतुलन बनाना मुश्किल है बहुत। और हमारा काम यहाँ किसी का पक्ष लेना नहीं है, बस जो स्रोत कह रहे हैं वो बातें सामने रखना है। बिल्कुल सही। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें तो ये मूल रूप से शिक्षा फंड से जुड़ा एक कानूनी मामला है।
हाँ, जिसके पीछे राष्ट्रीय शिक्षा नीति और भाषा जैसे मुद्दों पर असहमति है। लेकिन ये मामला केंद्र और राज्यों के बीच पैसों के लेन देन और उनके राजनीतिक रिश्तों की गहरी परतों को भी दिखाता है। बिल्कुल। और इस अदालती कार्यवाही से आगे बढ़कर एक बात सोचने वाली है हाँ, बताइए। कि जब नीतियां बनाने और उन्हें लागू करने के फंड पर इस तरह के मतभेद होते हैं, तो इसका लंबा असर क्लासरूम में बैठे बच्चों की असल पढ़ाई पर क्या और कैसे पड़ता होगा। ये वाकई सोचने वाली बात है।